जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक फैसले से पूरे के पूरे महाद्वीप की बत्तियां गुल हो जाएं? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यूरोप में कुछ ऐसा ही हुआ। आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे, जानेंगे कि रूस का ये एनर्जी एम्पायर आखिर बना कैसे, फिर कैसे एक संकट ने इसकी जड़ें हिला दी, और सबसे जरूरी बात, ये सब हमारे आने वाले एनर्जी फ्यूचर को हमेशा के लिए कैसे बदल रहा है। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे सिर्फ एक देश की एक कंपनी पूरी दुनिया के एनर्जी फ्यूचर पर अपनी पकड़ बना सकती है? देखिए, ये कहानी सिर्फ गैस पाइपलाइनों और न्यूक्लियर रिएक्टर्स की नहीं है। नहीं, ये कहानी है ताकत की, निर्भरता की और एक बहुत ही सोची समझी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम रूस के न्यूक्लियर पावर प्ले को देखेंगे। फिर बात करेंगे उस एनर्जी शॉकवेव की जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद देखेंगे कि यूरोप ने एनर्जी के लिए क्या क्या किया। फिर हम समझेंगे कि कैसे ग्रीन एनर्जी अब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गई है। और आखिर में देखेंगे कि दुनिया का नया एनर्जी मैप अब दिखता कैसा है। तो चलिए, कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि रूस ने कितनी सावधानी से धीरे धीरे अपने इस एनर्जी एम्पायर को खड़ा किया। रूस की इस पूरी स्ट्रैटेजी के सेंटर में एक जायंट कंपनी है, रोसाटॉम। और देखिए, ये सिर्फ कोई कंपनी नहीं है, ये असल में रशियन सरकार का एक बहुत बड़ा टूल है। इसकी असली ताकत है इसका टोटल कंट्रोल। मतलब यूरेनियम को जमीन से निकालने से लेकर उसके वेस्ट को मैनेज करने तक सब कुछ इनके हाथ में है। तो रोसाटम का ये जो ऑल इन वन मॉडल है ना, यही इसका सीक्रेट वेपन है। सोचिए, वो एक पूरा पैकेज देते हैं। यूरेनियम भी हम निकालेंगे, उसे फ्यूल में भी हम बदलेंगे, रिएक्टर भी हम ही बनाएंगे और चलाएंगे, और तो और वेस्ट का भी हम ही ध्यान रखेंगे। अब किसी भी देश के लिए जिसे न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, ये एक ऐसा ऑफर है जिसे मना करना बहुत मुश्किल है। मतलब दर्जनों अलग अलग कंपनियों से डील करने की सारी झंझट ही खत्म। और यहीं पर गेम पूरी तरह बदल जाता है। ये बात रोसाटम को लगभग अनबीटेबल बना देती है। सोचिए जरा, किसी भी मल्टी बिलियन डॉलर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की 90% तक कॉस्ट रोसाटम खुद फाइनेंस कर सकता है। और पैसा कहां से आता है? सीधे रशियन सरकार से, वो भी कम ब्याज वाले लोन पर। अब बताइए, कौन सी वेस्टर्न कंपनी इस लेवल के सरकारी सपोर्ट का मुकाबला कर सकती है? ये तो ऐसी रेस में दौड़ने जैसा हुआ जहां आपका कॉम्पिटिटर पहले से ही फिनिश लाइन पर खड़ा हो। इस मॉडल का जियोपॉलिटिकल असर बहुत गहरा है। एक कहावत है जो इसे बिल्कुल सही बयां करती है। ये सिर्फ एक कर्ज नहीं है, ये 100 साल की लीज है। जो भी देश इनके क्लाइंट बनते हैं, वो दशकों तक रशियन टेक्नोलॉजी, फ्यूल और सर्विस से बंध जाते हैं। और इससे मॉस्को को सिर्फ एनर्जी पर कंट्रोल नहीं मिलता, बल्कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिलती है। और ये आंकड़ा देखिए, ये इनके असली डोमिनेंस को दिखाता है। रोसाटम दुनिया की लगभग आधी 50% यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। अब आप पूछेंगे कि ये एनरिचमेंट क्या है? सीधे शब्दों में, ये वो प्रोसेस है जो कच्चे यूरेनियम को रिएक्टर के फ्यूल में बदलता है। तो मतलब इस प्रोसेस के आधे हिस्से को कंट्रोल करना दुनिया की आधी ऑयल रिफाइनरीज को कंट्रोल करने जैसा है। ये ग्लोबल न्यूक्लियर सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। और फिर वो मोमेंट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2022 के आक्रमण ने दशकों पुराने एनर्जी एग्रीमेंट्स को तोड़ दिया और पूरे ग्लोबल सिस्टम में एक शॉक वेव भेज दी। देखिए, इस संकट से पहले यूरोप का एनर्जी मैप बिल्कुल साफ था। रूस उसकी मेन एनर्जी आर्टरी यानी मुख्य धमनी था। यूरोप के घरों को गर्म रखने और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो गैस लगती थी, उसका 40% हिस्सा रूस से आता था। और जाहिर है, इस डिपेंडेंसी ने मॉस्को को जबरदस्त इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर दी हुई थी। और फिर अचानक उस धमनी को काट दिया गया। बस कुछ ही महीनों के अंदर रशियन गैस का इंपोर्ट 40% से गिरकर 10% से भी कम हो गया। ये मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे तेज और सबसे बड़े एनर्जी शिफ्ट्स में से एक था। सच कहें तो एक जियोपॉलिटिकल भूकंप। इसका असर तुरंत और बहुत दर्दनाक था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एनर्जी की कीमतें आसमान छूने लगीं, जिसका सीधा असर पूरे यूरोप के लाखों घरों और बिजनेस पर पड़ा। और बस दुनिया भर में एक होड़ सी मच गई किसी भी कीमत पर नए एनर्जी सप्लायर ढूंढने की। तो सवाल ये है कि यूरोप ने इस संकट का सामना किया कैसे? इसका जवाब प्रैक्टिकलिटी और डेस्परेशन के एक मिक्सचर में छुपा है। यूरोप को मजबूरी में अमेरिका और कतर जैसे देशों से बहुत महंगी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG खरीदनी पड़ी।
इतना ही नहीं, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैसले में कुछ देशों ने तो ब्लैकआउट से बचने के लिए अपने पुराने कोयले के प्लांट तक फिर से चालू कर दिए। और सबसे जरूरी काम, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट को बहुत तेज कर दिया ताकि भविष्य में वो फिर कभी इस तरह की स्थिति में ना फंसें। लेकिन इससे एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई। अपनी शॉर्ट टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यूरोप को सबसे गंदे फ्यूल यानी कोयले का सहारा लेना पड़ रहा था। इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया कि आप एक ही समय पर क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ सकते हैं और ज्यादा कोयला भी कैसे जला सकते हैं। ये सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के बीच एक बहुत मुश्किल बैलेंस बनाने जैसा था। और इस संकट ने सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। एनर्जी अब सिर्फ एक इकोनॉमिक मुद्दा नहीं रही, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी की टॉप प्रायोरिटी बन गई। ऐसा लगा जैसे यूरोप को अचानक ये एहसास हुआ कि एनर्जी के लिए किसी और पर निर्भर रहना ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी थी। और यहीं से पूरी स्ट्रैटेजी ने एक 180 डिग्री का टर्न लिया। रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे पहले सिर्फ क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक तरीका माना जाता था, अब वो जियोपॉलिटिकल डिफेंस का एक हथियार बन गई। अब हर सोलर पैनल, हर विंड टरबाइन एनर्जी इंडिपेंडेंस और नेशनल सिक्योरिटी की तरफ एक कदम था। इस संकट ने यूरोप में न्यूक्लियर एनर्जी पर डिबेट को भी फिर से शुरू कर दिया। एक तरफ फ्रांस और हंगरी जैसे देश हैं जो इसे इंडिपेंडेंस की चाबी मानकर अपने प्रोग्राम्स को और बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देश हैं जो सेफ्टी की चिंताओं के कारण इसे बंद कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस बड़े बदलाव के लॉन्ग टर्म और ग्लोबल नतीजे क्या हैं? दुनिया अब एक नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी का सामना कर रही है, जिसमें एनर्जी का मैप पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ हमें दुनिया को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग विजन दिखाई देते हैं। एक तरफ है रूस का मॉडल, सेंट्रलाइज्ड, स्टेट कंट्रोल्ड और दूसरे देशों को निर्भर बनाने के लिए डिजाइन किया गया। और दूसरी तरफ है यूरोप का रिस्पॉन्स, मार्केट बेस्ड, जो डाइवर्सिफिकेशन चाहता है और आज़ादी के रास्ते के तौर पर रिन्यूएबल्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये दो रास्ते हैं जो बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो इस संकट से जो नया ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप उभर रहा है वो कुछ ऐसा है। ऐसा लगता है कि दुनिया दो बड़े एनर्जी ब्लॉक्स में बंट रही है। एक तरफ रूस अपने तेल और गैस का एक्सपोर्ट एशिया की तरफ मोड़ रहा है, जिससे चीन और भारत के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और उसके साथी देश ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन पर आधारित इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सच में एनर्जी इंडिपेंडेंस की एक नई सुबह है, जहां देश अपनी किस्मत खुद कंट्रोल करेंगे, या फिर ये एक नई तरह की ग्लोबल रेस की शुरुआत है, एक ग्रीन आर्म्स रेस? इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।